जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल सोल्जर वॉइस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंडनबर्ग और अडानी के बारे में आज हम बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं। दरअसल जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है तभी से अडानी का साम्राज्य हिला हुआ है। जितना अडानी हिले हुए हैं उतना ही दिल्ली में बैठी सरकार भी हिली हुई है, क्योंकि दोनों के संबंध बहुत नजदीकी हैं। कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और अडानी चले हैं। चुनावों से पहले आपको याद होगा किस प्रकार से अडानी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना जहाज दिया था आने जाने के लिए, और जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने जहाज में अडानी को घुमाते रहे। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी साम्राज्य को हिला दिया। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गया। तो हिंडनबर्ग है कौन, कौन सी एक कंपनी है, किसने बनाई, क्यों बनाई और कौन से मुद्दों पर ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है, इसके बारे में डिटेल से सारी जानकारी आपको दूंगा। और साथ ही में बात सत्ता पक्ष की भी होगी और विपक्ष की भी होगी कि आखिरकार जब विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है तो सरकार भाग क्यों रही है। अगर सब कुछ इतना ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो मोदी सरकार जेपीसी से क्यों भाग रही है। आप बोलेंगे कि आखिर जेपीसी क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से आपको बताऊंगा। और साथ में यह भी बताऊंगा कि जब जेपीसी बैठी है, जब जेपीसी ने जांच की है तो सरकारें हिल गई हैं, गिर गई हैं। तो क्या यही डर है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी से बच रहे हैं, डर रहे हैं, और अडानी से किस प्रकार से बीजेपी पल्ला छुड़ा रही है, इसके बारे में डिटेल से बातचीत करूंगा। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप सच जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, जिस शख्स को आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी का नाम है नाथन एंडरसन, जो हिंडनबर्ग के मालिक हैं। और इन्होंने ही कह सकते हैं कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी को टॉप 20 की लिस्ट से बाहर कर दिया है, यानी कि अडानी को झटके पे झटके दिए हैं। इन्हीं की रिपोर्ट के कारण अडानी का साम्राज्य हिल चुका है। तो चलिए अब नाथन एंडरसन को समझ लेते हैं। नाथन एंडरसन अमेरिका के रहने वाले हैं और कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके बाद वो नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं और उनकी ये तलाश एक डेटा रिसर्च कंपनी की दहलीज पर जाकर ख़त्म होती है। यहाँ नौकरी मिलती है, पैसा मिलता है, काम मिलता है, और इनका काम जो था वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ था। लेकिन नाथन एंडरसन खुश नहीं थे, वो कुछ अलग करना चाहते थे। साल 2017 में इसलिए वो अपनी एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। नौकरी जब वो कर रहे थे, इस दौरान उनका जो मुख्य काम था वो डेटा और शेयर मार्केट की से जुड़ा हुआ था। इस कारण वो उसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझ गए थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो आम लोग नहीं समझ पाते। इस वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आता है और साल 2017 में एंडरसन हिंडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। हिंडनबर्ग पहले भी कई कंपनियों के घोटालों की जांच कर चुका है, तो ये कहना कि अडानी के खिलाफ एक संयोजित हमला है तो वो गलत है। अमेरिका में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली निकोला के शेयरों की कीमत तेज़ी से बढ़ रही थी। 2020 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद निकोला कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। आरडी लीग्स, पर्शिंग गोल्ड समेत कई कंपनियों के हिंडनबर्ग ने खुलासे किए हैं, और ये कंपनियां कुछ ब्रिटेन की भी थी, कुछ अमेरिका की थी, कुछ कंपनियां चीन की भी थी। तो ये कहना कि अडानी के खिलाफ हमला है, ये गलत है। मगर 24 तारीख की बाद से जिस प्रकार से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और जिस प्रकार से अडानी का साम्राज्य हिला हुआ है, जिस प्रकार से लगातार उनके शेयर टूट रहे हैं, लगातार उनकी नेटवर्थ में कमी आ रही है, उसने एक चीज़ तो बता दी है कि धोखे से कमाई कभी अपनी नहीं होती, और झूठ कितना भी बोलो वो एक सच के आगे कहीं ना कहीं झूठा पड़ जाता है, कमज़ोर
पड़ जाता है। अभी अडानी की मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन अडानी से बड़ी मुसीबत इस वक्त देश की सरकार के सामने है, उन लोगों के सामने है जो अडानी के साथ खड़ा होकर गर्व महसूस करते थे और जो अडानी के हवाई जहाज़ में चला करते थे और हाथ भी हिलाया करते थे। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद अब विपक्ष जो है लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है। लेकिन जेपीसी क्या है और क्यों विपक्ष मांग कर रहा है, और अगर जेपीसी बन जाती है तो कैसे अडानी के काले साम्राज्य पर एक बड़ी चोट पहुंच सकती है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी अब देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार क्यों जेपीसी से भाग रही है। 13 विपक्षी दल इस घोटाले को लेकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, जो कि पूरे घोटाले की जांच करे। यूं तो संसद में बनने वाले कई कानून की उन ऊंच और नीच को जानने के लिए जेपीसी का गठन होता है, लेकिन आज़ाद भारत के बनने के बाद से 6 बार जेपीसी का ऐसा गठन हुआ जहां पर उसने घोटाले की जांच की है। और जब जब घोटाले की जांच जेपीसी ने की है तब तक वहां की सरकारें चली गई हैं। तो क्या इसी डर की वजह से मोदी सरकार जो है या प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी से बच रहे हैं? क्योंकि ये जो मुद्दा है और जिस प्रकार से अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती रही है, तो सीधे तौर पे निशाने पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। और ये कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पर आप देश की सुरक्षा से जोड़कर बच सकते हैं। आप राफेल के मामले में बच चुके हैं, आप पेगासस के मामले को देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ बताकर बच चुके हैं, लेकिन अडानी का एक ऐसा मामला सामने आ गया है जहां प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार बचें क्या। और विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि जेपीसी का गठन किया जाए और सच को सामने लाया जाए। तो चलिए अब बताते हैं, आपको इतिहास बताते हैं जेपीसी का कि कब कब जेपीसी का गठन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ और कैसे सरकारें गिर गईं। चलिए दोस्तों बात जेपीसी की करते हैं। जेपीसी का गठन पहली बार 1987 में होता है। बोफोर्स घोटाला उस वक्त हुआ होता है। राजीव गांधी की मजबूत सरकार सत्ता में थी। 543 में से 414 सांसद कांग्रेस के थे। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो स्टेशन से पहली बार खबर चलती है और उसमें ये कहा जाता है कि भारत सरकार ने बोफोर्स खरीदने के लिए कई लोगों को घूस दी है। आरोपों की जांच राजीव गांधी सरकार तक पहुंचती है। विपक्ष जेपीसी बनाने की मांग करता है। अगस्त 1987 में जेपीसी बनाई जाती है। कांग्रेस नेता बी शंकरनाथ इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। कमेटी ने 50 बैठकों के बाद 26 अप्रैल 1988 को अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद जब इलेक्शन हुए 1989 में तो 414 सीटों वाली कांग्रेस लोकसभा चुनावों में 197 सीटों पर सिमट कर रह गई और एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। तो चलिए बात हर्षद मेहता घोटाला 1992 की कर लेते हैं, जब जेपीसी का गठन किया गया था। देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। शेयर मार्केट घोटाले में हर्षद मेहता का नाम जोर शोर से उछला। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी है। विपक्ष ने इसकी जांच कराने के लिए जेपीसी की मांग की। अगस्त 1992 में जेपीसी बनाई गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास मिर्धा ने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। जेपीसी की सिफारिशों को ना तो पूरी तरह स्वीकार किया गया और ना ही इसे लागू किया गया। इसके बाद 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। तो चलिए अब बात एक और जेपीसी की कर लेते हैं। दरअसल केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला 2001 में होता है और जेपीसी का गठन 26 अप्रैल 2001 को बनाया जाता है। इस बार केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले की जांच के लिए इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी और उसके बाद ये घोटाला सरकार को ले डूबा। तो चलिए बात 2011 की कर लेते हैं, जब 2G स्पेक्ट्रम केस हुआ था। देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यूपीए 2 की सरकार बनाई गई थी। उनकी सरकार पर बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने के आरोप लगे थे। विपक्ष ने इसकी जांच जेपीसी से कराने की मांग की। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस 2014 के आम चुनाव में हार गई और सत्ता में
नहीं आ पाई और बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और बीजेपी लगातार 2G की बात करती रही और इसी 2G स्पेक्ट्रम के चक्कर में मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई थी। तो क्या वाकई में मोदी नहीं चाहते अब कि वो जेपीसी के चक्कर में फंसें और जो तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो टूट जाए? तो चलिए अब थोड़ा अडानी के सच को भी समझ लिया जाए। 30 मार्च 2014 को गौतम अडानी के पास केवल 5.10 अरब डॉलर की संपत्ति थी। गौतम अडानी भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति अब बन चुके हैं और अब उनकी संपत्ति 137 अरब डॉलर की हो चुकी है, यानी कि वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 8 साल में इतनी ज़्यादा संपत्ति बनाना कोई आसान नहीं है। और क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की छत्रछाया में अडानी ने ये संपत्ति बनाई है? क्या जिस प्रकार से 2014 से पहले अडानी ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया, क्या उसकी कीमत या उस दोस्ती का फर्ज और कर्ज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 साल में चुकाया है? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी आप देख लेंगे तो कोई ऐसा बिजनेसमैन आपको नहीं मिलेगा जिसकी संपत्ति 8 साल पहले 5.10 अरब डॉलर की हो और वो 8 साल बाद 137 अरब डॉलर की पहुंच जाए। तो क्या सब कुछ राजनीति और धन्ना सेठ के बीच कोई साठ गांठ थी कि आप हमें उद्योग दीजिए, हम आपको चंदा देंगे और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देंगे? तो दोस्तों बस आखिर में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी और। दरअसल 30 मार्च 2014 को गौतम अडानी के पास सिर्फ 5.10 अरब डॉलर की संपत्ति थी। 5.10 अरब डॉलर की संपत्ति, लेकिन 2022 आते आते उनकी संपत्ति 137 अरब डॉलर पहुंच जाती है। क्या करिश्मा है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए आपको लगता है? क्या ये पता नहीं किया जाना चाहिए कि 8 साल में गौतम अडानी ने ऐसा क्या किया कि उनकी संपत्ति 137 अरब डॉलर तक पहुंच गई? इसके साथ ही एक चीज और दोस्तों जिस पे मैं बात कर रहा हूं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा कि आखिरकार पिछले 8 सालों में बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार गौतम अडानी को बिजनेस देती रही और गौतम अडानी बदले में सरकार को विधायक और सांसद खरीदने के लिए, चुनाव जीतने के लिए पैसे देते रहे? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पता नहीं लगना चाहिए कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिल रहा है, वो पैसा कौन दे रहा है? जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जांच होगी, बीजेपी को मिल रहे पैसे की जांच होगी, तब सच सामने आ पाएगा कि उद्योगपतियों और बीजेपी के बीच में क्या सांठगांठ है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।